नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, सीरीज चल रही है परमवीर चक्र प्राप्त विभूतियों की, और कहानी आज लेके आए हैं 7वें नंबर पर, जिनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा जी की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा एक भारतीय सेना अधिकारी थे और भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के प्राप्त करता थे। चीन भारतीय युद्ध अक्टूबर 1962 में शुरू हुआ था। 21 अक्टूबर को चीनी श्रीजाप और यूला पर कब्जा करने के उद्देश्य से पेंगोंग झील के उत्तर में आगे बढ़े। श्रीजाप एक पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर 8 गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन द्वारा स्थापित एक चौकी थी और इसकी कमान मेजर धन सिंह थापा मगर के हाथों में थी। यह चौकी बेहतर चीनी सशस्त्र बलों से घिरी हुई थी। मेजर थापा और उनके आदमियों ने चौकी पर कब्जा कर लिया और अंततः काबू पाने से पहले 3 हमलावरों को नाकाम कर दिया। मगर थापा सहित बचे लोगों को युद्धबंदी बना लिया गया। उनके वीरतापूर्ण कार्यों और आग के नीचे अपने आदमियों को प्रेरित करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। युद्ध समाप्त होने के बाद थापा को कैद से रिहा कर दिया गया। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सहारा एयरलाइंस के साथ कुछ समय के लिए काम किया और 6 सितंबर 2005 को उनका देहावसान हो गया। उन्होंने ये देह त्याग दी थी। अब धन सिंह थापा का जन्म जो है पदम सिंह थापा मगर के घर, जो 10 अप्रैल 1928 को शिमला में रहते थे, अर्थात हिमाचल प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। वह 28 अगस्त 1949 को पहली बटालियन 8 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए और 21 फरवरी 1951 को दूसरे लेफ्टिनेंट के रूप में एक अस्थायी कमीशन प्राप्त किया। 21 फरवरी 1953 को लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नति के साथ उन्हें एक स्थायी कमीशन भी दोस्तों प्राप्त हुआ। 29 सितंबर 1956 को लेफ्टिनेंट और 21 फरवरी 1957 को कप्तान के पद पर थापा को पदोन्नत किया गया। 1962 चीन भारतीय युद्ध का जो वृत्तांत है वो शुरू होता है। हिमालय क्षेत्र में विवादित सीमाओं को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे समय से असहमति बनी रही थी। विवादित क्षेत्र में बढ़ती चीनी घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी नाम की एक योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें चीनियों के सामने कई छोटी चौकियों की स्थापना का आह्वान सेना से किया गया था। 19-20 अक्टूबर 1962 को रात का समय था। उन्होंने भारतीय सुरक्षा के पूर्वी क्षेत्र पर हमला कर दिया चीनी सेना ने। उसी रात उन्होंने लद्दाख के गलवान, चिपचाप और पेंगोंग क्षेत्रों में चौकियों पर हमला किया और उन पर कब्जा किया। 21 अक्टूबर को वे श्रीचाप और यूला पर कब्जा करने के उद्देश्य से पेंगोंग झील के उत्तर में आगे बढ़े। अब जो कहानी में ट्विस्ट आता है, श्रीजाप में युद्ध। पोस्ट श्रीजाप एक स्थापना 8 गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन द्वारा पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर की गई थी। यह फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू करने के लिए सृजित पदों की श्रृंखला का हिस्सा भी था। सुचुल हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए यह पोस्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था और मेजर धन सिंह थापा की कमान के तहत पहली बटालियन की डी कंपनी को पोस्ट का काम सौंप दिया गया था और 38 वर्ग किलोमीटर यानी कि लगभग 19 वर्ग मील क्षेत्र जो है वो उसके लिए जिम्मेदार था। चूंकि कई अन्य चौकियां स्थापित की जानी थी, इसलिए डी कंपनी की केवल 28 पुरुष श्रीजाप 1 को रखने के लिए मौजूद थे। इस बीच चीनियों ने इसके चारों ओर 3 चौकियां स्थापित की। 19 अक्टूबर 1962 को भारी पैदल सेना के आगमन के साथ श्रीजाप 1 के आसपास चीनी सेना की ताकत में भारी वृद्धि देखी गई। इससे मेजर थापा को हमले का जो है आशंका उनको हो गई। उन्होंने अपने सैनिकों को तेजी से खुदाई करने और गहरी खुदाई करने का आदेश दे दिया। जैसा कि अपेक्षित था, चीनियों ने 20 अक्टूबर को सुबह 4:30 बजे तोपखाने और मोर्टार से अपना पहला हमला किया। यह उनकी पैदल सेना के लिए अच्छा कवर प्रदान करते हुए लगभग 2.5 घंटे तक चला, जो पोस्ट की ओर बढ़ गई। जब गोलाबारी समाप्त हुई तब तक लगभग 600 चीनी सैनिक चौकी के पीछे के 150 गज यानी लगभग 140 मीटर जो क्षेत्र है उसके भीतर में बंद हो गए थे। चीनियों को देखते ही गोरखाओं ने तुरंत लाइट मशीन गन और जो है अपनी बंदूकों से फायरिंग शुरू कर दी। इससे बड़ी संख्या में चीनी मारे गए थे। पोस्ट से 100 गज
की दूरी पर हमला हुआ। चीनी तोपखाने से भारतीय पक्ष को बहुत नुकसान पहुंचा। इससे जो बाकी बटालियन के साथ डी कंपनी के संचार थे वो भी नष्ट हो गए। मेजर थापा अपने दूसरे इन कमांड सूबेदार मिन बहादुर तुरंग के साथ लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बचाव को समायोजित करते रहे और सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, चीनी आर्टिलरी कवर की मदद से पोस्ट से 50 गज के करीब वो पहुंच गए थे। इस पार्ट में इतना ही। यहां से आगे का जो जीवन वृत्तांत है वो अगले पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।